Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. Today we will most important about the blood pathology RBCs part 5. अब हमने 4 जो पार्ट कर ली हैं, इसके बाद है पार्ट 5. सबसे पहले सिनेरियो डिस्कस करेंगे. वो क्या है? A 72-year-old man. ओके, 72-year-old man. अब उसका क्या हुआ है? विद द aortic valve रिप्लेसमेंट. अब एक हिंट आ गया, इसका क्या है? aortic valve रिप्लेसमेंट. ओके, अब उसके बाद क्या है? ही प्रेजेंटेड विद द पेलर. ही पेशेंट इज दैट ऑफ द पेल कलर देन दैट ऑफ द फटीग. ठीक है, ओके. देन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर शोज. पेरिफेरल ब्लड स्मेयर मतलब जो माइक्रोस्कोपी पे हमें नजर आए. एक तो क्या है, हमें आरबीसी का काउंट कम हुआ है. पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, आरबीसी डिक्रीज्ड है. ओके, उसके बाद जो अपीयरेंस आई है आरबीसी की वो है शिस्टियोसाइट्स, फ्रेगमेंटेड आरबीसी. कौन से? शिस्टियोसाइट्स और द फ्रेगमेंटेड आरबीसी. ये आरबीसी है. अब इसके क्या हो गया? अगर कोई फ्रेगमेंट बन जाए इस तरह से, that is called as the fragmented RBCs. But the most important is the lab value with the unconjugated bilirubin increases. Level of the bilirubin increases is the unconjugated bilirubin level. That is mainly because of the hemolysis of the RBCs. RBCs की hemolysis हो रही है. अब पेशेंट की क्या है? 72-year-old मैन है. उसके बाद एयोर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट है. इफ़ इट इज़ एयोर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट तो क्या होगी? एयोर्टिक वॉल्व वाली साइड पे हार्ट में क्या होगी? रिगर्गिटेशन या टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होगा. टर्बुलेंट ब्लड फ्लो में क्या है? जब वो एयोर्टिक वॉल्व से गुजरेंगे तो वहाँ पे उनकी लाइसिस हो जाएगी, वहाँ पे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे. दैट इज़ द मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द MCQs इज़ द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो. दैट इज़ द टर्बुलेंट ब्लड फ्लो. अब इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है वो क्या है? टर्बुलेंट ब्लड फ्लो है इसका आंसर. अब उसके बाद दूसरे आंसर उसने डिस्कस किए हैं कि भाई कैन इट बी द, अब ये हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया. अब कैन इट बी द एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अब जो डाइटरी डेफिशिएंसी है, अब सबसे पहले देखते हैं हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं. इसके जो अदर्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. अब ये क्या है? डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. जब डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होगा तो मेनली आयरन में क्या होती है? जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है दैट इज़ द माइक्रोसाइटिक एनीमिया. जो आरबीसीज का जो साइज है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोसाइटिक एनीमिया. ओके, ये तो हो गया डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से. अब उसके बाद है डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड और कोबालामीन. डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड एंड कोबालामीन. अब जब कोबालामीन या विटामिन B12 जो है, ठीक है, विटामिन B12 है, अब इसकी जब डेफिशिएंसी होगी दैट कैन लीड टू द मैक्रोसाइटिक एनीमिया. जो आरबीसीज का साइज है वो मेगा हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज द मैक्रोसाइटिक एनीमिया. अब इसमें वो क्या करता है? मेनली इसका जो होता है वो होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. कंडीशन इज द मेगैलोब्लास्ट. मेगा मीन बड़ा, ब्लास्ट मीन जो थोड़े से ब्लास्ट सेल्स बनते हैं. इसमें न्यूट्रोफिल्स के बनेंगे. इफ इन द केस अगर न्यूट्रोफिल का बनता है तो नॉर्मली न्यूट्रोफिल में कितने होते हैं? 3 लोब्स होते हैं. ठीक है. अब इसमें जो होगा, जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में, इससे साइज थोड़े ज़्यादा होंगे, यानी कि जो लोब्स होंगे वो 3 से ज़्यादा होंगे. दैट इज़ द मेनली हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. सेगमेंट जो है इनके ज़्यादा है. दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. अब ये तो होगी डाइटरी डेफिशिएंसी, उसमें नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या है? स्ट्रेस था कि भाई क्या था? टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो आरबीसीज के थे वो छोटे होते जा रहे थे. अब उसमें जो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो में आरबीसी जब छोटे होते जा रहे थे तो मेनली क्या हो रहा था? वहाँ पे आरबीसी की जब ब्रेक डाउन होगी, ये आरबीसी की जब ब्रेक डाउन होगी तो ये हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन जब स्प्लीन के पास जाएगा वहाँ पे क्या होगा? दैट कैन लीड टू इंक्रीज इन द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन.
तो हमारा MCQs वो क्लियर हो गया कि भाई अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज्ड इन द, इसकी जब हेमोलिसिस होगी। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ये तो हो गया कि भाई, एक तो हो गया कि भाई टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, अगर कोई MCQs आ जाए इस तरह से एयोर्टिक वाल्व की रिप्लेसमेंट हो। सेकंड, कोई डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन आ जाए तो माइक्रोसिटिक लगा देना है आपने। अगर डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड और कोबालामीन आ गया है तो आपने मेगैलोब्लास्टिक लगाने हैं या मैक्रोसिटिक एनीमिया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द रीगर्गिटेशन, सॉरी, दिस इज द एग्लूटिनेशन। इफ इट इज द एग्लूटिनेशन, अब एग्लूटिनेशन क्या है, ये क्या है, अब ये क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक। ये क्या है, आरबीसीज हैं। जब आरबीसीज के ऊपर क्या करते हैं, ये मेनली एंटीबॉडीज अटैच होती है। जब एंटीबॉडीज, ये एंटीजन एंटीबॉडीज का कम्प्लेक्स बनता है तो आरबीसीज की लाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस कैन लीड टू द, इसका एग्लूटिनेशन बन जाता है। ये तीन एक क्या बन जाते हैं, एक कम्प्लेक्स बन जाता है। तो इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन, एक तो होगा कोल्ड एग्लूटिनेशन, ठीक। अगर कोल्ड एग्लूटिनेशन आ जाए तो आपने याद रखना है कोल्ड एग्लूटिनेशन। उसके बाद है वार्म एग्लूटिनेशन, वार्म एग्लूटिनेशन। अब मेनली होता क्या है, एंटीबॉडीज कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट एंटीबॉडीज के नाम है IgM है, IgG एंटीबॉडीज होती हैं, IgA एंटीबॉडीज होती हैं, डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज होती हैं, ओके। बट इन केस अगर कोल्ड एग्लूटिनेशन है तो हमारी जो पेरिफेरल साइड है, जो हमारे हैंड है, यहाँ पे जो पेरिफेरल साइड है, वहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारी कोल्ड एक्सट्रीमिटीज है। तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे जो होती हैं, जो IgM एंटीबॉडीज आके अटैच होते हैं एट लो टेम्परेचर। IgM बॉडीज, जो IgM क्या है, मेगा, सबसे बड़ी जो एंटीबॉडी है वो IgM एंटीबॉडी है। ये क्या करती है, मेनली कोल्ड एक्सट्रीमिटीज के ऊपर जाके एक्ट करती है। और जबकि वार्म एग्लूटिनेशन में क्या होता है, वार्म, अब जो हमारा ये ट्रंक वाली साइड है, जो हमारी सेंट्रल साइड है, ये क्या है, थोड़ी सी हॉटनेस होती है। तो यहाँ पे जो आती हैं वो IgG एंटीबॉडीज होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस, अगर IgM आ जाए तो हमने कोल्ड एग्लूटिनेशन लगा देना है, जब IgG एंटीबॉडीज आ जाए तो हमने वार्म एग्लूटिनेशन। एक और डिफरेंस है, वो है इन द केस ऑफ इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस और एक्स्ट्रावस्कुलर। अब इंट्रावस्कुलर के वेसल्स के अंदर हेमोलिसिस होना स्टार्ट हो जाए। अब एक्स्ट्रावस्कुलर मीन वेसल से बाहर होके ये स्प्लीन के अंदर चली जाए। अब जो बाहर हमारे पास कोल्ड एक्सट्रीमिटीज हैं, वहां पे क्या है, ब्लड वेसल हमें सारी नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। तो ये क्या होगी, इंट्रावस्कुलर, याद रखने के लिए इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। दो मेन पॉइंट याद कर लेने। और इसके बाद कोल्ड वार्म एग्लूटिनेशन में क्या होगी, यहाँ पे ट्रंक में ये क्या है, इधर स्प्लीन पड़ी है हमारी, तो यहाँ पे स्क्वेस्ट्रॉम होगा, उसकी ये क्या स्क्वीज होगी, वहाँ पे डिग्रेड होगी। दैट कैन लीड टू द एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस, दैट कैन लीड टू द एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। अब थोड़ा सा इसका इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। अब इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस में मेनली होता क्या है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड सेल में आ जाता है। तो हीमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन के साथ अटैच होगा, तो यहाँ पे जो हेप्टोग्लोबिन है वो डिक्रीज होगा, हेप्टोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड। जब हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज हो, आपने इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस कोई भी काज हो सकती है, ये भी हो सकती है कोल्ड एग्लूटिनेशन वाली, ऑटो इम्यून वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस में स्प्लीन में आएगी, तो स्प्लीन जो हीमोग्लोबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में इंक्रीज कर देगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। अब एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस में जो होगा वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज होगा, ये आपने याद रखना, MCQs है। और इंट्रावस्कुलर में हेप्टोग्लोबिन सीरम में डिक्रीज होगा। दैट वी ऑल डिस्कस एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। उसके बाद जो हम पार्ट 6 में और थोड़े से सिनेरियो थोड़े से रह गए, G6 PD का रह गया और 2-3 और MCQs रह गए, ठीक। इसके बाद हम पार्ट 6 तक इंशाल्लाह RBC कवर कर लेंगे, उसके बाद हम WBC पैथोलॉजी के ऊपर जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।